नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष परिचर्चा। एक अद्भुत अनोखा कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम जहां ज्योतिषी आप होते हैं, सूत्र आपके होते हैं। निसंदेह ये कहीं ना कहीं से संकलित किए हुए हैं, लेकिन संकलन आपका होता है। मेरी भूमिका इस कार्यक्रम में केवल प्रस्तुतकर्ता की होती है, यानी यहां दर्शक ज्योतिषी होते हैं और मैं इन सूत्रों को बताकर स्वतः दर्शक बनता हूं। इसलिए कार्यक्रम बेहद अद्भुत और अनोखा है। यह वो कार्यक्रम है जहां पर सूत्रों को बताकर हम उन सूत्रों की शीघ्र ही पुष्टि करा लेते हैं। इसके लिए हमें अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब दर्शक इन सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली पर घटित कराते हैं तो वो खुद ही बता देते हैं कितना सही और कितना गलत। तो चलिए अद्भुत अनोखा ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में ये जो पहला सूत्र है, यह है सन्नी कुमार जी का। मैं यहां कार्यक्रम के प्रारंभ में ही दो बातें आपको बता दूं। कई सारे दर्शकों के एक से अधिक 2, 3, 4 सूत्र थे, लेकिन कुछ सूत्र पूर्व में बताए जा चुके हैं। अतः उन सूत्रों को छोड़कर आपके उन सूत्रों का मैंने चयन किया है जिन सूत्रों को अभी बताया यहां से नहीं गया या पहले मैंने उसकी चर्चा न की हो, उन सूत्रों को मैं लिया हुआ हूं। एक और बात, प्रिय दर्शकों, वैसे तो यह कार्यक्रम हर सप्ताह होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अब आप सभी दर्शकों के और भी काम हैं, तो हर सप्ताह आप सूत्र कहां से लेकर के आ पाएंगे। तो कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य ही यह कार्यक्रम होना चाहिए जहां ज्योतिष के सूत्र रूपी ये मोती हम सभी को पाने का, एक बार इन मोतियों की माला हमें भी धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और जहां दर्शक ही ज्योतिषी बन जा रहे हों तो कहना ही क्या, आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सन्नी कुमार जी का जो सूत्र है, इन्होंने कहा कि जिसके लग्न में शनि हो उनका पेट कभी ठीक नहीं रहेगा, और राहु भी साथ हो तो बहुत खराब होगा। इस सूत्र को नोट करिए और अपने ऊपर घटित करके पुष्टि करिए। शनिदेव रोग के कारक हैं, और जब इनका संबंध व्यक्तित्व से बन जाए, लग्न से बन जाए, तो दीर्घकालिक रोग की संभावना ये बनाएंगे। अब बारी आती है पेट की। पेट से शनिदेव का कोई सीधा संबंध नहीं है। पेट के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, परंतु इन्होंने कहा कि लग्न में शनिदेव हो तो पेट से संबंधित परेशानी होती है। अब विचारणीय तो होगा, इस पर आप जरूर मंथन करिए। यहां समझने योग्य बात है कि कालपुरुष की कुंडली अगर बना दी जाए, निमेष लग्न की कुंडली, तो शनिदेव लग्न में नीच राशि के हुए और पंचम के स्वामी यानी पेट भाव के स्वामी सूर्य हुए। सूर्य के ये नैसर्गिक शत्रु हैं, नैसर्गिक शत्रु हैं। तो सीधी सी बात है कि रोग जो पहला उत्पन्न करेंगे तो पंचम से संबंधित यानी अपने शत्रु से संबंधित पेट, और राहु के साथ होने पर यह श्रापित स्थिति बन जाएगी, यानी बहुत ज्यादा। तो अगर आपकी कुंडली में है तो इसे घटित करिए, और मैं उन्हीं सूत्रों को लेकर के आता हूं जिसमें कहीं ना कहीं मुझे भरोसा होता है। बाकी अब आप अपनी कुंडली पर आजमा करके इसकी पुष्टि अवश्य कर दीजिएगा। मनोज माहेश्वरी जी का सूत्र है, लग्नेश गुरु अष्टम में हो और उच्च का हो, अस्त है तो भी देवी साक्षात्कार होगा, फिर चाहे युति में कोई भी ग्रह हो, और वो भी चाहे भले अस्त हो। फिर से सुनिए इनके सूत्र को, समझिए और मैं समझाता हूं आपको। इनका कहना है कि लग्नेश गुरु अष्टम में हो और उच्च का हो, लग्नेश गुरु अष्टम में हो और उच्च का हो,
अब सीधी सी बात है कि सभी लग्नों में यह सूत्र घटित नहीं होने वाला। ये एक ही लग्न है जहां ऐसी घटना घटित हो सकती है, और वो लग्न कौन सा है? तो वो लग्न है धनु लग्न। धनु लग्न में यह घटना घटित हो सकती है जो ये कह रहे हैं। तो लग्नेश जाकर के देवगुरु अष्टम में उच्च के हों, अर्थात आप धनु लग्न के हैं, तो यह सूत्र आपके ऊपर लागू होगा। तो इनका कहना है कि देवी का साक्षात्कार अवश्य होता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। देखिए, समझने वाली बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति एक तो लग्नेश हुए और ऊपर से जाकर के अष्टम में बैठे, तो गुप्त विद्याओं का ज्ञान या गुप्त चीजों का, देवता और परमात्मा भी तो गुप्त हैं, तो साक्षात्कार संभव है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सूत्र जब बनाए जा रहे होंगे तब के परिवेश में और अब के परिवेश में भेद है। निसंदेह इस कलयुग में भी तुलसीदास जी को हनुमान जी और राम जी के दर्शन होते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि दर्शन साक्षात्कार नहीं होते। बहुत सारे दर्शक रामकृष्ण परमहंस जैसे हैं जिन्हें देवी का साक्षात्कार होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन केवल क्या कुंडली के इसी सूत्र के आधार पर यह माना जाए? याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक महान आध्यात्म है। क्यों? क्योंकि यह वेद का चक्षु है, वेद का नेत्र है। तो वेद का जो नेत्र होगा वो आध्यात्म तो महान आध्यात्म होगा। ये लक्षण इस बात के हैं कि धनु लग्न की कुंडली हो और देवगुरु अष्टम में उच्च राशि में बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा, धर्म कर्म में बेहद प्रवृत्त होगा, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ। और इन्हीं चीजों में, क्योंकि सीधी सी बात है, तंत्र मंत्र का भी विचार अष्टम से होता है, तो इन चीजों में लगा हुआ हो, साधनारत हो, संभावना इसकी है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि देवी साक्षात्कार होगा ही होगा, यह गलत है। लेकिन यह जरूर है कि ऐसे लोग बेहद करीब उस शक्ति के हो सकते हैं, उस शक्ति के बेहद करीब हो सकते हैं। और अगला सूत्र नीरज मिश्रा जी का है, किसी भी लग्न में अगर गुरु की दृष्टि शनि या कोई भी पाप ग्रह पर हो तो उस पाप ग्रह का बुरा प्रभाव कमजोर हो जाता है। सत्य है, यह विचारणीय नहीं है, यह सूत्र पहले भी बताया हुआ है, लेकिन यह विचारणीय इतना ही है कि किसी भी कुंडली में अगर गुरु की दृष्टि पाप ग्रह पर पड़ जाए, किसी भी पाप ग्रह पर, तो उसके पापत्व में कमी आ जाती है। ये सत्य। इसलिए तो मैंने विपरीत राजयोग का जब सूत्र बताया था तो मैंने कहा था कि विपरीत योग बना रहा हो ग्रह, परंतु गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो विपरीत योग भंग हो जाएगा। और आगे इन्होंने एक और सूत्र दिया है कि राहु किसी भी कारक लग्न में दूसरे भाव में हो तो वो जातक को धन जरूर दिलाते हैं पर परिवार से दूर कर देते हैं। अब जहां इन्होंने ये सूत्र लिखा था वहीं किसी दर्शक ने कमेंट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। इन्होंने इनके सूत्र को आपने पहले ध्यान से समझा या नहीं समझा ये पहले जान लीजिए। इन्होंने कहा है कारक लग्न में, अब राहु के लिए कारक लग्न कौन सा होगा? तो वृषभ लग्न हो अथवा मिथुन लग्न हो अथवा कन्या लग्न हो अथवा तुला लग्न हो अथवा मकर या कुंभ लग्न हो, तो इन्हीं लग्नों में यह सूत्र घटित हो सकेगा। अब सीधी सी बात है कि केतु अष्टम में देखा जाए तो राहु द्वितीय में होंगे, तो केतु अष्टम में राहु द्वितीय भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आकस्मिक या धन दिलाने का काम तो वो करेंगे ही करेंगे। और द्वितीय भाव कुटुंब का है, तो पापग्रहों के लिए मैंने सदैव कहा कि द्वितीय भाव पापग्रह भौतिक सुखों में अगर वो देने पर आ रहे हैं तो भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं करेंगे, वो प्रदान करेंगे। लेकिन बात जब रिश्ते की आए तो उसमें विच्छेद कराएंगे, कहीं कोई संशय नहीं है। तो अगर आप इन लग्नों में से हैं और आपकी कुंडली के लग्न में राहु द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं तो निसंदेह आप ये आजमा करके देखिए, धन राहु आकस्मिक रूप से दिलवाएंगे। आकस्मिक धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, परंतु कुटुंब के बीच मतभेद होना, जातक की वाणी कड़वी होना इत्यादि स्थिति भी उत्पन्न होगी। संजय शर्मा जी ने 3-4 सूत्र दिए हैं और इन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ही लिखा, यह सूत्र किसी किताब से नहीं लिया है, इसलिए आप इस पर चिंतन अवश्य करें। संजय शर्मा जी, मैंने इन सूत्रों को देखा और ये सब किताब के ही सूत्र हैं, फिर भी आपने चिंतन करने के लिए कहा, तो आइए हम सभी मिलकर के इस पर चिंतन और मंथन कर लेते हैं। पहला सूत्र है, यदि लग्न में सूर्य हो तो ऐसा जातक या जातिका कम उम्र से ही घर की जिम्मेवारी उठाते हैं। ग्रहों के राजा हैं सूर्य और जिम्मेवार बनाने का काम करते हैं सूर्य, तो सीधी सी बात है कि लग्न से इनका संबंध लग्न में ही होना, कम उम्र में जातक को जिम्मेवार बनाएंगे। अगला आपने कहा है कि राहु की दशा में यदि कोई रोग हो जाता है तो वह बहुत समय तक रहता है, ठीक ही नहीं होता।
सीधी सी बात है कि राहु की महादशा में ही अगर कोई रोग हो जाए, तो अगर समझ लीजिए कि प्रारंभ में हो जाए तो भी 18 साल की पहले तो यह महादशा ही होती है। दूसरा, राहु भ्रामक ग्रह हैं और इनके द्वारा इनके समय में प्रदत्त रोग भ्रम पैदा करते हैं। रोग कौन सा ठीक नहीं होता? रोग वो ठीक नहीं होता जो पकड़ में नहीं आता। जो रोग पकड़ में आ जाएगा वो तो ठीक ही हो जाएगा। तो ये राहु भ्रम पैदा कर देते हैं, तो सीधी सी बात है कि रोग ठीक नहीं होता उसमें। आपने आगे कहा कि मंगल यदि लग्न में बैठे हों तो ऐसा जातक 40 से 50 की उम्र आते आते अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है, लेकिन मेष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि को छोड़कर। मेष और वृश्चिक मकर तो ठीक है, कर्क क्यों? कर्क में तो ये नीच के हो जाएंगे, परंतु आप कह रहे हैं तो ये बाकी दर्शक समझ लेंगे। मंगल लग्न में अगर हो तो सीधी सी बात है कि ऐसा जातक धैर्य विहीन होता है, हर मामले में बहुत जल्दबाजी करता है। अब सीधी सी बात है कि जब बहुत जल्दबाजी कोई करेगा तो उसके काम भी बहुत बिगड़ेंगे, और जब बहुत काम बिगड़ेंगे तो एक समय के बाद उसको अनुभूति होगी कि अपने जीवन काल में मैंने सबसे ज्यादा नुकसान किया है अपनी जल्दबाजी से। तो वो थका हुआ असल में महसूस करे, या वो ये फील करे कि वो थोड़ा रुक जाए, शांत हो जाए, और वो अब कहीं ना कहीं अपने अंदर धैर्य लाने का प्रयास करे। वो प्रयास कर सकता है, धैर्य ला तो नहीं सकता, क्योंकि मंगल का संबंध लग्न से होना ही इस बात की सूचना है कि धैर्य की कमी होगी ही होगी। मैंने क्या कहा था कि मेष लग्न वाले ऐसे होते हैं कि देर से श्रेष्ठ परिणाम और जल्दबाजी में आपके विपक्ष का परिणाम। तो वो कहते हैं कि जल्दबाजी में विपक्ष का परिणाम दिखा दो, मैं धैर्य नहीं रख सकता। तो होता है, तो आगे चल करके वो थोड़े शांत हो जाते हैं। और आगे आपने लिखा कि 12वें भाव में बैठा शुक्र और तीसरे भाव में बैठे गुरु व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाते हैं, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता। इस सूत्र में गुरु से मुझे कोई समझ नहीं आई बात, शुक्र से समझ है। शुक्र से समझ है ये बात। मैंने बताया था कि शुक्र 12वें भाव में जाकर के व्यय करा देते हैं, और पुरुष की कुंडली हो तो निसंदेह वो बहुत ज्यादा व्यय कर देगा। तो शुक्र का व्यय करना दाम्पत्य में समस्या का कारण तो वो बनेगा ही बनेगा। अब गुरु से आपका दाम्पत्य का क्या लेना देना, क्योंकि गुरु यहां पर बैठ करके भाग्य और दाम्पत्य को देख रहे हैं। अब सुखद नहीं होना, इसमें मुझे कोई संशय है। तो बाकी के दर्शक जिनकी कुंडली में गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, और वो भी विशेष करके तीसरे भाव में बैठे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तीसरे भाव में गुरु बैठे हैं, तो जरा मुझे बताएं या कमेंट करें कि क्या दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है। अगर आ रही है तो निसंदेह ये सूत्र फिर मंथन योग्य बन जाएगा। और सोम सुंदर जी भी अपना सूत्र दिए हुए हैं, इनके भी 4 सूत्र थे, लेकिन केवल 2 सूत्र मैंने लिए हैं। इनका पहला सूत्र है, देवगुरु अगर शत्रु राशि के व्यय भाव में बैठे हों। नोट करिए, इनका कहना है कि देवगुरु बृहस्पति अगर शत्रु राशि के व्यय भाव में बैठे हों, जैसे वृषभ राशि हो 12वें भाव में, जैसे मिथुन राशि हो 12वें भाव में, जैसे तुला राशि हो, कन्या राशि हो 12वें भाव में, और जैसे कुंभ और मकर राशि हो 12वें भाव में, तो इनका कहना है कि ऐसी अवस्था में जातक का व्यय केवल और केवल ब्याज भरने में होता है। यानी जातक के जो पैसे संचित नहीं हो पाते, व्यय होता है, वो केवल और केवल ब्याज के रूप में जाता है। ब्याज भरने में ही उसके मेहनत की कमाई जाती है। और दूसरा इनका सूत्र है कि वक्री ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के शुभ फल में कमी ला देते हैं। वैसे तो मैंने वक्री ग्रह के प्रभाव को बताया है और सदैव कहा है कि वक्री ग्रह का श्रेष्ठ प्रभाव होता है, लेकिन इनका ये जो कहना है कि उस भाव के प्रभाव में कमी ला देते हैं, इस सूत्र को इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये विचारणीय है। उस भाव के वक्री ग्रह अपना प्रभाव जिस तरह का भी देते हैं, मैंने पापक ग्रह के बारे में बताया था जब वो वक्रत्व हासिल करते हैं, और साथ ही साथ लग्न विशेष में देवगुरु के बारे में भी समझाया था। वक्री ग्रह का विस्तृत वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। लेकिन इनका कथन है कि जिस भाव में बैठे उस भाव के प्रभाव में वो कमी ला देते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भाव में वक्री ग्रह बैठे हैं तो जरा देखिए कि क्या वो उस भाव के प्रभाव में कमी ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो आप इस सूत्र की पुष्टि कर सकते हैं। अगला जो सूत्र है वो संजय सिंह जी का है। इनका सूत्र है, यदि कुंडली में लग्नेश अंश से कमजोर वक्री हो तो जातक अपनी बात पर अड़ने वाला, जिद्दी, चिड़चिड़ा होता है। और आगे इन्होंने कहा कि यदि यही अवस्था लग्नेश मंगल की हो तो सारे लक्षण तीव्रतम होते हैं। बिल्कुल सत्य है। लग्नेश का अंशबल से कमजोर होना, वक्री होना, हालांकि वक्रत्व में फिर चर्चा आ जाएगी, क्योंकि मैंने कहा है कि वक्र के प्रभाव में बदलाव, जो कि बाकायदा मैंने समझा रखा है कि शुभ ग्रह कब प्रभाव बदलते हैं और पापक ग्रह कब, तो वक्र का पूरा वीडियो बना करके रखा है मेरा, उसको समझिए। परंतु आपने ये जो बात कहा वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि लग्नपति कमजोर हुए अंश बल से, तो सीधी सी बात है जातक को कुछ भी पाने में समस्या उत्पन्न होगी। कोई जिद्दी, चिड़चिड़ा और क्रोधी कब होता है? जब उसकी चाहत पूरी नहीं होती। अब लग्नपति ही कमजोर हो जाएं अंश बल से तो हर चीज पाने में एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ेगा।
बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब जब संघर्ष की अधिकता होगी तो सीधी सी बात है कि उसका स्वभाव जिद्दी हो जाएगा। तो बिल्कुल सत्य, और मंगल होने पर यह परेशानी बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और आगे इनका एक और सूत्र है, यदि गुरु किसी कुंडली में कारक होकर वक्री हैं, शत्रु राशिस्थ चंद्रमा के साथ षडाष्टक के संबंध में है, तो व्यक्ति छोटी सी समस्या में भी मानसिक तनाव में रहता है। चंद्रमा से षडाष्टक में होने के कारण निसंदेह जातक को मानसिक तनाव होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। छोटी छोटी बातों पर भी वो मानसिक तनाव में आ जाता है, यह देखा गया है। अब आपका कहना है कि शत्रु राशिस्थ या चंद्रमा के साथ संबंध इनका षडाष्टक वाला हो। गुरु ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ऊंचाई के कारक है। जीवन काल में हमें जो ऊंचाई मिलती है वो गुरु के कारण मिलती है। और गुरु कौन है? तो गुरु परिमार्जित ज्ञान है। जीवन काल में किसी को तनाव कब होता है, टेंशन कब होता है? जब व्यक्ति की बुद्धि काम करनी बंद कर दे। अगर आपके जीवन काल में देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन काल में परेशानी, टेंशन न हो। लेकिन जब टेंशन और परेशानी बढ़ तब जाती है जब उसको सही ज्ञान, सही मार्ग न मिले। मार्ग मिले तो फिर टेंशन और परेशानी से क्या चिंता। तो देवगुरु परिमार्जित ज्ञान है। और अब ये जब कमजोर पड़ेंगे, चाहे चंद्रमा के साथ षडाष्टक योग में आए या शत्रु राशिस्थ हो, तो सीधी सी बात है कि वो रिजल्ट करने नहीं देंगे। अब इन्होंने जो वक्र का प्रभाव लिखा है इस पर मतांतर है, और मैं सदैव मतांतर में ही जाता हूं कि कहीं ना कहीं गुरु अगर कारक है उस लग्न में और वक्रत्व हासिल करके अच्छी स्थिति में है तो वो अपना प्रभाव अच्छा देंगे। तो यहां पर मैं इस सूत्र में इतनी बात तो अवश्य मानता हूं कि अगर शत्रु राशिस्थ और चंद्रमा से षडाष्टक योग में हो तो ऐसा जातक छोटी छोटी बातों को लेकर के भी मानसिक रूप से तनाव में आ जाएगा। और अगला जो सूत्र है वो पार्थ द्विवेदी जी का है। इनके भी कई सारे सूत्र थे, मैंने एक ही सूत्र लिया जो विचारणीय था और ये आगे चलकर के मुख्य विषय में भी बनने वाला है। इन्होंने सूत्र दिया, यदि सूर्य तुला राशि में तीसरे भाव में, अब सभी लग्न में ये होगा नहीं, सिंह लग्न में ही होगा, तो सूर्य तुला राशि में तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी और राजनीति में बहुत सफल होगा। पहले तो तृतीय भाव में नीच भंग होगा एक, दूसरा किसमें सफल होने की बात कर रहे हैं? तो राजनीति में और सरकारी नौकरी में। राजनीति में मान सम्मान के कारक चूंकि सूर्य ही हैं और सरकारी नौकरी के भी कारक सूर्य हैं कहीं ना कहीं। अब सूर्य नीच राशि में और आज का परिवेश, इसीलिए मैंने कहा था कि आज के इस परिवेश में इन सूत्रों पर विशेष मंथन करना चाहिए कि दुर्योग बुरा प्रभाव दे रहे हैं या बढ़िया प्रभाव। यहां पर आज के इस परिवेश में विपरीत राजयोग कहीं ज्यादा बेहतर प्रभाव देगा किसी महापुरुष की अपेक्षा। अगर कुंडली में कोई महापुरुष योग हो और वो भी शुभ ग्रह के द्वारा निर्मित, तो वो महापुरुष योग से कहीं ज्यादा अच्छा प्रभाव अगर लग्न बल बली है तो जातक की कुंडली का विपरीत राजयोग दे देगा। क्योंकि बात कलयुग की चल रही है, यहां चाहत अलग, शॉर्टकट, धर्म से कोई मुद्दा नहीं है कि धर्म करके हम अच्छा पा रहे हैं या अधर्म करके। तो सीधी सी बात है, ये न के न प्रकारे न की बात है, तो वहां पर विपरीत राजयोग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, विपरीत राजयोग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो इस सूत्र में दम है, इस सूत्र में दम है। और अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो हो सकता है आप कह सकते हैं कि मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूं, लेकिन आपके पास यह क्षमता है। जरूरी नहीं होता कि हर सूत्र का एक ही मतलब हो कि आप नौकरी में हो, राजनीति में हो। मुद्दा होता है, यह क्षमता की बात कर रहे हैं, सिंह लग्न के हैं आप, तब यह घटना घटित होगी। तो आप जरूर इस चीज को अपने ऊपर लागू करके देखिए। और डी खत्री जी का सूत्र है कि जब एक उच्च का ग्रह एक उच्च के ग्रह पर दूसरे उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो ग्रह परमोच्च हो जाता है और अपनी महादशा में विशेष लाभदायक होता है। जी, परमोच्च शब्द तो गलत है, परमोच्च शब्द ग्रह की अलग एक अवस्था है, तो मैं परमोच्च शब्द का तो खंडन कर देता हूं। लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि दो उच्च के ग्रहों का अगर दृष्टि संबंध बनेगा तो सीधी सी बात है कि अभी मैंने कुछ दिन पूर्व ही कारक योग की चर्चा की थी। तो दो उच्च के ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे तो कारक योग बन जाएगा, कुंडली अपने आप में मजबूत हो जाएगी। और इस अवस्था में जो आप कह रहे हैं कि वो बेहद श्रेष्ठ फल देने लगते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, ये सूत्र स्वतः सिद्ध है। और ये एक और सूत्र है जिनमें इन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, कोई आईडी थी, इनके भी कई सारे सूत्र थे, एक सूत्र उसमें से काम का है। इन्होंने कहा कि अगर पंचमेश और सप्तमेश एक साथ हो
तो प्रेम विवाह की संभावना होती है, यह सत्य है, पूर्व में बताया हुआ है। लेकिन अगर वो व्यय स्थान में हो तो विवाह नहीं होता, या होता भी है तो सफल नहीं होता। अब सीधी सी बात है, पंचमेश और सप्तमेश, जरा सूत्र को ध्यान से समझिएगा। पंचमेश और सप्तमेश का व्यय भाव में जाकर के बैठना अपने ही घर से षडाष्टक योग की स्थिति का उत्पन्न करने वाला हो गया। तो सीधी सी बात है, प्रेम संबंध में असफलता की स्थिति तो बननी ही बननी है। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने वाला माना गया है, यह बिल्कुल सही है। और विशेषकर शुभ भाव में जाकर के बैठे तो अवश्य प्रेम को विवाह में तब्दील करा देते हैं। और 12वें भाव में अपने ही घर से षडाष्टक योग बनाएंगे, फलस्वरूप प्रेम का चल ना पाना, और हो भी जाए पहले तो होना नहीं, और हो भी जाए तो वो चले ना, उसमें कोई ना कोई परेशानी आए, यह सूत्र भी स्वतः सिद्ध है। इंदु पारिख जी का सूत्र है, यदि 11वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो, यह सूत्र जरा देखिएगा, बड़ा काम का है, तो जातक विदेशी कंपनी या विदेश से पैसा कमाता है। देखिए जरा सोचिए, हर कमी में भी कुछ अच्छाई है। निसंदेह मैंने सूत्र पर विचार किया, चौथे 10वें का यह संबंध है, तो मेहनत करके, कर्म करके और विदेश से धन आगमन की स्थिति उत्पन्न करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में से जुड़ करके या विदेश जाकर के एक्स्ट्रा धन अर्जित कर सकेंगे। या ऐसी कुंडली है आपकी कि लाभेश अष्टम में बैठे हैं, तो निसंदेह विदेश जाकर के स्वदेश की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा धन आप अर्जित कर सकेंगे। तो यह सूत्र भी स्वतः सिद्ध दिख रहा है। स्वप्निल आसी जी का सूत्र है, चंद्रमा से 6वें 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह का होना भी राजयोग प्रदान करता है, और यदि ये तीनों ग्रह लग्नेश के मित्र भी हों तो जातक को उच्च सफलता मिलती है। आपने ये जो शब्द लिखा है कि चंद्रमा से 6वें 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह होना भी शब्द गलत है, ये राजयोग ही है। ये चंद्र कुंडली में पर्वत योग बना। चंद्र कुंडली में आपने जो कहा चंद्रमा से, यानी पर्वत योग की बात आप कर रहे हैं। पर्वत योग में 6वें 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह हो, लग्नपति बलवान हो या शुभ ग्रह हो, तो उस अवस्था में पर्वत योग बन जाता है। तो ये पर्वत योग है। निसंदेह इस योग के होने से जातक को जीवन काल में सभी सुख, उच्च सफलता हासिल होती है। और अगला सूत्र प्रज्ञा कौशिक जी का है। इनका सूत्र है कि पंचम भाव में गुरु और नवम में सूर्य व्यक्ति को भाग्यवान के साथ साथ ज्ञानी बनाते हैं। संशय ही नहीं है, गुरु की दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर, और पंचम में बैठे गुरु की दृष्टि भाग्य पर, लाभ पर और लग्न पर होगी। तो गुरु पर सूर्य की दृष्टि, सूर्य पर गुरु की दृष्टि ये शिक्षक योग के समान बन जाएगा। तो जातक बुद्धिमान होगा ही, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो जातक भाग्यवान होगा ही। तो इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है, यह सूत्र सिद्ध है। आपने एक लाइन जरूर आगे लिखा है कि बशर्ते दोनों का अंश बल अच्छा हो। मैं बता दूं कि अंश बल कमजोर भी हो तब भी ये बहुत बढ़िया है। हां, अंश बल बली हो तो ये राजयोग श्रेष्ठ फल देने वाला बनेगा, नहीं अच्छा फल देगा। और आगे आपने एक और सूत्र लिखा है कि लग्नेश और सप्तमेश की युति अष्टम भाव में हो तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में तो परेशानी रहेगी, संघर्ष भी बढ़ेगा, परंतु वैवाहिक जीवन बना रहेगा। सूत्र को एक बार समझिएगा कि लग्नेश और सप्तमेश, सप्तम दांपत्य, लग्न यानी व्यक्तित्व, दोनों का संबंध अष्टम में चला जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, संबंध में परेशानी, संघर्ष, परंतु दांपत्य टूटेगा नहीं। इस सूत्र क्यों लिया समझाता हूं। लग्नपति का अष्टम में जाना संघर्ष उत्पन्न कराता है। सप्तम पति का अष्टम में जाना भी कहीं ना कहीं परेशानियों को दर्शाता है, क्योंकि ये मारक भाव है और मारक सप्तम भाव भी है। मारक पति पुनः जाकर के मारक में और मारक बनेंगे। परंतु यह सूत्र समझने योग्य है कि जीवन, वैवाहिक जीवन न टूटने के पीछे क्या कारण हो सकता है। लग्न आपका व्यक्तित्व है और लग्नपति जाकर के अष्टम में और वो सप्तम पति के साथ बैठे हैं, तो वो जहां भी बैठेंगे कहीं ना कहीं उस भाव को रिपेयर करने का काम करेंगे। उस जिस भावपति के साथ बैठेंगे उस भावपति से संबंधित क्षेत्र में भी रिपेयर करने का काम करेंगे। जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही हो उसे बचाने का काम करेंगे। फलतः विवाह न टूटने की संभावना बन जाएगी। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि संघर्ष बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, परंतु विवाह नहीं टूटेगा। टोटल 18 सूत्र, यह अद्भुत ज्योतिषीय 18 सूत्र लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। ये 18 मोती थे। अब आप इन पर मंथन करिए। जहां जहां मैंने मंथन शब्द कहा है आप उसको विचार करिए, और जब आप वहां पर लिखेंगे कि हां यह घटित हो रहा है तो उस पर आगे चलकर के हम और मंथन कर सकेंगे। ज्योतिष के क्षेत्र में इसी मंथन की तो आवश्यकता है। ज्योतिष के क्षेत्र में यही तो जरूरत है कि हर व्यक्ति ज्योतिषी, हर दर्शक ज्योतिषी, और ज्योतिष को वो बड़े प्रेम से, बेहद आसानी के साथ, जब आप फोन करते हैं मुझे और कहते हैं कि आपके कार्यक्रमों को देखने के बाद ऐसा लगने लगा कि ये बेहद आसान है, तो आप समझ नहीं सकते आप मुझे कितना आनंद दे जाते हैं।
जब आप ये कहते हैं, क्योंकि तब मुझे लगता है कि ओह, ये जो निरंतर मेहनत कर रहा हूं अनवरत, वो सफल हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।